तो डी ब्रोगली वाले कंसेप्ट को भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे। जो डी ब्रोगली वेव का रिजल्ट था लैम्डा वाला, एच बाई एम वी वाला, तो इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मेंस ओरिएंटेड है। इसको देखो आप, क्या आंसर आएगा इसका। देखो, न्यूट्रॉन ऑफ मास m विद काइनेटिक एनर्जी के स्ट्राइक्स स्टेशनरी न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक पार्टिकल ऑफ मास m जिसके पास k काइनेटिक एनर्जी है, कोलाइड करता है, स्ट्राइक कर रहा है दूसरे मास के साथ जिसका मास 2m है, और इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। बट थोड़ा सा मैकेनिक्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व कर दिया गया है इसके अंदर, कि जो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है वो इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब इस एग्जांपल के थ्रू ये भी समझाया जाएगा आपको कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है आपका। ये इसका पर्पज है, इस एग्जांपल का पर्पज ये है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट आएगी, बिकॉज मोमेंटम इन्वॉल्व है इसके अंदर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी इन्वॉल्व है। तो वेलोसिटी, जैसा कि हम मैकेनिक्स में जानते हैं कि भाई एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जाने पर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है, तो दैट मीन्स कि लैम्डा भी हमारा फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसी पर ये क्वेश्चन है। तो अब देखो, मतलब कुछ ऐसे मान लें कि अगर एक एम मास पार्टिकल, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दी है, फिलहाल हम इसकी कुछ वेलोसिटी मानते हैं v। तो ये वेलोसिटी हम काइनेटिक एनर्जी के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। 2m वाला मास स्टेशनरी मास है, रेस्ट का है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें मैकेनिक्स का पहला कंसेप्ट ये लगाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर विद इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो पहला कंसेप्ट मैकेनिक्स का लगाओ जिसमें हम वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेट करते हैं दो पार्टिकल्स के केसेस में बाय फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 और बाय m1 प्लस m2। पहले ये रिजल्ट लगाएंगे, तो इसके थ्रू जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इस रिजल्ट के थ्रू, वो हो जाएगा m सर इंटू v वी। by 3। हाँ, प्लस सेकंड मास हमारा 2m है, लेकिन वो जीरो वेलोसिटी पर है, तो 2m इंटू जीरो अपॉन टोटल मास 3m। कुल मिलाकर के ये v/3 आ जाएगा आंसर आपका। अब इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम बात करते हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे पहले। तो इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम इसको कुछ ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का नाम दे दें, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर भी आप मैकेनिक्स का प्रिंसिपल लगाओगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी ए की माइनस एब्सोल्यूट वेलोसिटी बी की, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस हिसाब से ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शंस में ही आएंगे तो ये v माइनस v/3, यानी कुल मिलाकर के ये 2v/3, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में। अब ऐसे में डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्टिकल 1 का जब कैलकुलेट करेंगे इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्लैंक कांस्टेंट h अपॉन इसका मास m और वेलोसिटी जो यूज करेंगे वो एब्सोल्यूट यूज ना करके जिस फ्रेम के अंदर लैम्डा कैलकुलेट करना है उसी फ्रेम के अंदर वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में। तो लैम्डा 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की वैल्यू h/m, और वेलोसिटी यहाँ पर रिलेटिव वाली यूज करो 2v/3। कुल मिलाकर के ये 3/2 टाइम्स h डिवाइडेड बाई m इंटू वी, और m इंटू वी उसका मोमेंटम हुआ। तो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन जो होता है कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज p² डिवाइडेड बाई 2m। सो मोमेंटम को आप रिप्लेस कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी से रूट ऑफ 2m इंटू k करके। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 3/2 h डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2m इंटू k, पार्टिकल 1 के लिए। पार्टिकल 2 के लिए जब निकालोगे आप इसी तरीके से, तो पार्टिकल 2 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेकंड वाले की एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/3 निकाली गई है। तो ये माइनस v/3 है, माइनस का मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल 2 की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट आएगा, जैसे ये पर्पज है माइनस का। लैम्डा कैलकुलेट करेंगे 2 का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेम रिजल्ट h, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल है 2m और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v/3, उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे सिर्फ यहाँ पर, वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड, बिकॉज माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए है वहां पर। तो ये सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा एक्चुअली, 3/2
h अपॉन एम बी यहाँ पर भी बन रहा था और वही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी आ रहा है। दैट मीन्स इसका भी आंसर सेम आएगा 3/2 h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m k। ये आंसर है इसके। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, इस एक्सप्लेनेशन में कहीं पर कोई डाउट? क्योंकि देखो हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बता दें कि फिजिक्स में थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं हम लोग, आई मीन केमिस्ट्री से थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। कुछ चीजें केमिस्ट्री में डिटेल में जाते हो आप, जैसे शॉर्डिंगर वगैरह, वो हम लोग टच नहीं करते, लेकिन जितना हम लोग टच करते हैं उसका थोड़ा सा कंसेप्चुअली मैकेनिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं उसमें। ठीक है जी, बताएं इस टॉपिक पे अभी कोई डाउट है इस क्वेश्चन की क्लैरिटी मतलब समझाने में या? नो ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं फिर। यस ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, मैकेनिक्स का ही है, और ये ऑलरेडी मेंस में आ भी चुका है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ओरिजिनली ये इरडोव का है, बट ये रिसेंटली ही मेंस में आया था, इसी साल के मेंस के पेपर में भी था ये। तो इसमें ये कह रहे हैं कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विद द डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 λ2। आइडेंटिकल है और परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटीज की बजाय आपको उनके वेवलेंथ्स दिए गए हैं λ1 λ2। तो इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में उनकी वेवलेंथ निकालूं। तो प्रोसेस देखो, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है मतलब दोनों के मास m मान लेते हैं, तो एक पार्टिकल m मास से सपोज करें। एक्चुअली ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया है इसके थ्रू आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। तो पार्टिकल 1 के लिए हम मोमेंटम को p1 मान लेते हैं, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 p1, और दूसरे वाले पार्टिकल के लिए मोमेंटम p2, लेकिन वो उसके परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में लिखा गया है दोनों की वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब एक और रिजल्ट लगाओ यार, मैकेनिक्स में ये भी बताया जाता है आपको, सेंटर ऑफ मास की टॉपिक जब पढ़ते हैं तो मोमेंटम जब आप सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट करने के लिए बोलते हो तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड किया जाए। सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम की डेफिनेशन यही है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब कि पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंटम। ठीक है जी, और जैसे कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, मान लीजिए इसी से आप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी अभी जो डिस्कस किया था वही लिखते हो, तो v सेंटर ऑफ मास सेम फॉर्मूला लगाओ अभी जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया हमने, m1v1 प्लस m2v2 ओवर टोटल मास। तो एक्चुअली यहाँ से अगर एक कंसेप्ट देखा जाए कि मान लो मुझे वेलोसिटी पार्टिकल 1 की विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालनी है, ये रिजल्ट तुमको मैकेनिक्स में भी काम देंगे। तो आप यूज करोगे वेलोसिटी ऑफ, इसमें यूज करोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये यूज करोगे। अब इसको अगर हम पूरा सॉल्व करें ना तो एक अलग सा रिजल्ट आएगा, ये v1 माइनस, अभी मैं एक क्वेश्चन मैकेनिक्स अभी तुम्हें कराऊंगा इसी के बेसिस पर, ये जो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जाते हैं ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी आते हैं, मैकेनिक्स में भी आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी आते हैं। इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये आता है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा आपका, देखो m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स v1 माइनस v2, ये रिजल्ट आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ 1 आएगी। और अगर आप मोमेंटम ऑफ 1 निकालते हो, पार्टिकल 1 का मोमेंटम इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक चीज को बता दें, कई लोग यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, कुछ लोग गलत कंसेप्ट लगा देते हैं, और वो कंसेप्ट गलत क्या है बता देता हूँ। जब मोमेंटम किसी के फ्रेम में निकालना होता है तो कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज मोमेंटम ऑफ 1 माइनस मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये गलत चीज है, मोमेंटम के अंदर वो रिलेटिविटी वाली इक्वेशन काम नहीं करती है जो वेलोसिटी में बताई जाती है आपको। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो आप कर दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बट मोमेंटम निकालने के लिए हम ये कंसेप्ट लगाते हैं तो ये गलत है। सही कंसेप्ट क्या है कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप पार्टिकल 1 का मास यूज करोगे, मास ऑफ पार्टिकल 1, और मल्टीप्लाई करोगे उसको रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, बिकॉज मास किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं करेगा। तो पार्टिकल 1 का मास एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, वो चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से देख लो चाहे सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से देखो,
मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, तो मास में रिलेटिविटी नहीं आती है, रिलेटिविटी आती है वेलोसिटी के साथ। और अगर इसको हम यहाँ पर पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो अभी ऊपर वाले पॉइंट पर कैलकुलेट किया हुआ है हम लोगों ने, तो ये पूरा टर्म आपके लिए बनता है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v2, ये इसका रिजल्ट बनेगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, देखो ये जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, ये शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो कहीं, इसको एक स्पेसिफिक रिड्यूस्ड मास, इसको, हाँ इसको स्पेसिफिक नाम देते हैं आप इस टर्म को, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को, इसको रिड्यूस मास कहा गया है। तो इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोलिजन के क्वेश्चंस में भी कभी कभी काम करेगा आपको। तो दैट मीन्स कि मोमेंटम ऑफ वन, मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से यूज करेंगे, मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो रिड्यूस मास करेंगे। तो रिड्यूस मास यहाँ पर m इंटू एम डिवाइडेड बाई m प्लस m, मतलब स्क्रीन के राइट साइड पर जो भी मैंने लिखा है वो एक तरीके के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। डिनोमिनेटर में m प्लस m और यहाँ पर v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2, अब इसको ध्यान से सुनना, v1 माइनस v2, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू, फिलहाल तो मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ v1 माइनस v2। अब अगर इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, ध्यान से करना, और ये बन जाएगा m v1 माइनस m v2। दैट मीन्स कि ये चीज बन जाएगी हाफ। अब आप m v1 को कह सकते हो कि ये पार्टिकल 1 का एब्सोल्यूट मोमेंटम है और m v2 पार्टिकल 2 का एब्सोल्यूट मोमेंटम है, तो कुल मिलाकर के ये इक्वेशन बन जाएगी हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा p1 माइनस p2, दैट इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की ये वैल्यू बनी। यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो तो आगे बताएं, या अगर यहाँ तक यस सर, बाकी लोग भी, बच्चे लोग देख लो, अगर यहाँ पे कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताइए। यस सर। ठीक है, अब लैम्डा ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे पहले, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं साथ में। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर, मॉडुलस ऑफ मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इट इज हाफ और मॉड ऑफ p1 माइनस p2। अब p1 और p2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो उनका मॉड जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, स्क्वायर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स p1 p2 cos ऑफ थीटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। बट ये p1 p2 90 डिग्री के एंगल पर है, इसलिए यहाँ पर cos 90। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को अगर हम मॉडिफाई भी कर देना कभी, कि ये परपेंडिकुलर की बजाय मॉडिफाई करके वो कह दे कि वो 60 डिग्री एंगल पर चल रहे हैं या 30 डिग्री के एंगल पर चल रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना उसे। इसलिए मैंने इसको पूरी डिटेल्ड वर्किंग की है, मतलब मॉडिफिकेशन क्वेश्चंस में हमेशा पॉसिबल है। और मोमेंटम को हम, ये आ गया आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब डी ब्रोगली के हिसाब से जो लैम्डा होता है वो h डिवाइडेड बाय मोमेंटम होता है, तो आप मोमेंटम को रिप्लेस कर सकते हो प्लैंक कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय लैम्डा से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे h अपॉन लैम्डा ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हाफ स्क्वायर रूट के अंदर p1 को रिप्लेस करेंगे तो ये h अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर को रिप्लेस करोगे तो h अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर, और बाकी का फैक्टर 0 है। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। इसको पूरा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। एक बार खुद भी करके देखना पेपर पे अपने आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ नहीं। ठीक है, तो एक बार आप वेरीफाई कर लो ये रिजल्ट यही आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। है ना, ये पार्टिकल 1 का, पार्टिकल 2 का भी तो नहीं आएगा, पार्टिकल 2 का भी यही आएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या लगाओगे इस लाइन पर, जहां पर हाईलाइटर मूव कर रहा हूं, यहाँ पर देखो मोमेंटम ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 1/2 टाइम्स p1 माइनस p2 कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर आप सिमिलर आर्ग्यूमेंट लगाओ कि मोमेंटम ऑफ 2 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो ये हाफ, और यहाँ पर p1 माइनस p2 की बजाय p2 माइनस p1 का टर्म बन जाएगा यहाँ पर, और p1 माइनस p2 या फिर p2 माइनस p1 के मॉडुलस सेम आएंगे।
मॉडुलस सेम आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेवलेंथ भी आएगी वो दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम ही आएगी, और इसीलिए यहाँ पर एक सिंगल आंसर दिया जा रहा है आपको कि ये जो आंसर है वो ये है 2 टाइम्स λ1 λ2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर। ठीक है जी, बोले यस सर। पूरा Yes, sir. पूरा वर्किंग यस सर। पूरा वर्किंग ठीक है ना। इसी तरीके के क्वेश्चंस क्या होता है डी ब्रोगली के टाइम पर, और मतलब मॉडर्न फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पर मैकेनिक्स टच हो जाती है, और यही यही डिफिकल्ट बना देती है, इसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा देती है। नेक्स्ट देखो, अब मैं एक चीज बताने जा रहा था यार, हाँ सॉरी, एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे थे कि ये जो रिजल्ट हमने राइट साइड पर निकाले हैं इसका मैकेनिक्स में इम्प्लीकेशन देखो। अब मैकेनिक्स में कैसे यूज होता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया गया है m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v1 माइनस v2। ये वेलोसिटी ऑफ 1 को डिफाइन कर रहे हो आप विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 v1 माइनस v2। अब आपको इसका मैकेनिक्स में दिखाते हैं कि मैकेनिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन है जिसके ऊपर जे एडवांस ऑलरेडी असर्शन रीजन पूछ चुका है। सपोज एक m1 मास का पार्टिकल है, उसके पास एक v1 वेलोसिटी है, और एक दूसरा पार्टिकल m2 मास का है, उसके पास v1 की बजाय इसको u1 डिनोट कर देते हैं। कोलिजन का कंसेप्ट लेने जा रहे हैं कि u1 और u2 ये दो वेलोसिटीज हैं m1 और m2 की। मतलब ये स्टेटस हमारा जस्ट बिफोर कोलिजन हुआ, और इन दोनों के कोलाइड होने के बाद m1 और m2 की कुछ वेलोसिटीज आ गई, वो वेलोसिटीज को हम v1 v2 से डिनोट कर देते हैं। v1 और v2 ये हमारा जस्ट आफ्टर द कोलिजन है। अब जस्ट बिफोर कोलिजन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो अभी हम लोगों ने जो पीछे रिजल्ट निकाला है उसके हिसाब से ये m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। रिलेटिव वेलोसिटी का ये रिजल्ट आप कभी भी लगा सकते हो कि पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये कंसेप्ट लगाइए m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स v1 माइनस v2। तो ये m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स v1, मतलब v1 की जगह u1 पुट करना होगा, एक्चुअली आदत बनी है वेलोसिटी को v लिखने की। u1 माइनस u2 ये कोलिजन से पहले है। कोलिजन के बाद अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालते हो तो भी सिमिलर फॉर्मूला आएगा m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स v1 माइनस v2। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर ये कोलिजन इलास्टिक हुआ हो, यहाँ पर सपोज दैट ये इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के नहीं आएंगे? मतलब ये जो कोलिजन से पहले पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और कोलिजन के बाद पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की एक और कंडीशन होती है रेस्टिट्यूशन वाली, जिसमें यह कहा जाता है कि v2 माइनस v1 कोलिजन के बाद की जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन इक्वल टू ई लिखा जाता है उसको कोलिजन के चैप्टर में। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है दैट मींस कि ई की वैल्यू 1 के इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से ये जो u1 माइनस u2 है और ये जो v1 माइनस v2 है इनके मैग्नीट्यूड बराबर है। साइन का फर्क है, क्योंकि e को 1 करेंगे तो एक्चुअली v2 माइनस v1 की वैल्यू u1 माइनस u2 होगी। तो साइन का फर्क जरूर है इनके बीच में, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कोलिजन से पहले पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और कोलिजन के बाद पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, इनका मॉडुलस पोर्शन बराबर मिलेगा आपको। यानी कि ये कंसेप्ट कह सकते हो कि इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ पार्टिकल कह दीजिए, मॉडुलस का मतलब स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल्स remains unchanged in the collision। बताया जी, Yes, sir. पूछ चुके हैं बच्चा, ये असर्शन रीजन में पूछा जा चुका है, या ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सही गलत फॉल्स है।
इस रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास अगर हम देखते हैं तो जितनी स्पीड पार्टिकल 1 की कोलिजन से पहले थी उतनी ही स्पीड पार्टिकल 1 की कोलिजन के बाद भी है। स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, फिर बोलता हूं आप उसको वेलोसिटी मत लिख देना, वेलोसिटी नहीं सेम आएगी, मैग्नीट्यूड ही सेम आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जिस स्पीड पर m1 पहले था उसी स्पीड पर कोलिजन के बाद भी चल रहा होगा वो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, इस पॉइंट पे? नो सर। सर सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ना? ये सिर्फ इलास्टिक में होगा, ओनली इन द इलास्टिक, ओनली इन द इलास्टिक। बाकी भी आप समझ जाओगे, अगर आप डिटेल देखो तो ई मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब अगर हम इलास्टिक नहीं होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि जो भाई जब ई मल्टीप्लाई कर दोगे v2 माइनस वी1 बराबर ई टाइम्स u1 माइनस u2 कर दोगे, तो फिर आप यहाँ पर इक्वल के साथ एक ई और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मतलब कि तब बाद वाली स्पीड पहले वाली स्पीड की ई टाइम्स हो जाएगी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक और चीज दिखाते हैं आपको, इसका एक और एप्लीकेशन दिखाते हैं इस स्टेटमेंट का, और उसका मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज है, मॉडर्न फिजिक्स में भी उसके क्वेश्चंस हैं, और वो होता है मैक्सिमम डेविएशन का क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल हमारा m1 मास का है, वो m1 मास का पार्टिकल किसी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लीजिए u वेलोसिटी से चल रहा है। दूसरा एक m2 मास है जो कि स्टेशनरी है, और कोलिजन कोलिजन यहाँ पर हेड ऑन नहीं है, मतलब ये ध्यान रखना है, नॉन हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस नॉन हेड ऑन कोलिजन की वजह से क्या हुआ कि m1 मास अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट कर गया, जिस डायरेक्शन में ये m1 मास पहले चल रहा था उससे डेविएट कर गया। कोलिजन इन 2 डायमेंशन वाला केस है यार ये। तो ये m1 मास अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से चला, मान लेते हैं थीटा एंगल पर, और नेचुरली m2 मास भी चलेगा किसी और डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से एट सम बीटा एंगल, मान लीजिए इसको। क्वेश्चन ये है कि थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब m1 मास अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से मैक्सिमम कितने एंगल से डेविएट कर सकता है, ये क्वेश्चन है हमारा। मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ m1 व्हेन इट कोलाइड्स विद द मास m2। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, एक बार अटेम्प्ट करके देखना, सुनने में ये क्वेश्चन अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप इसके प्रोसेस को लगाओगे ना, अगर आप बेसिक मैथ, तो इलास्टिक कोलिजन भी है ये, नॉन हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक है ये। बहुत टफ है, बहुत टफ है। अगर हम इसको मैकेनिक्स के नॉर्मल कंसेप्ट से लगाना चाहें कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएं, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएं, और ये सब करें, बहुत ही टफ है ये। आई मीन बहुत टफ का सर मतलब मैक्सिमम बहुत, डेविएशन सर वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस एंगल पे हिट हुआ है? तो वो नहीं दिया ना क्वेश्चन में। वो आपसे ये यस कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस भी डायरेक्शन से वो, मतलब उसकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी, कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के रिलेटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में कोलिजन से पहले m1 मास चल रहा था उससे वो कितने एंगल डेविएट करेगा ओरिजिनल डायरेक्शन से, मतलब u वाली वेलोसिटी जो देख रहे हो उस वेलोसिटी से कितने एंगल पर वो कोलिजन के बाद जा सकता है मैक्सिमम, ओके सर। ये। अगर आप बेसिक अप्रोच लगाओगे, मैं बता दे रहा हूँ बेसिक क्या लगाओगे, अगर आप इसको नॉर्मल कंसेप्ट से लगाओगे तो मोमेंटम कंजर्व कराओगे, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो लिखेंगे इक्वेशन m1u बराबर m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos बीटा, एक इक्वेशन ये बनेगी अगर हम बेसिक मैकेनिक्स लगाएं। फर्स्ट इक्वेशन, वाई डायरेक्शन के अलाउंग पहले कोई मोमेंटम नहीं है, वाई डायरेक्शन के अलाउंग कोलिजन के बाद m1v1 sin थीटा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और m2v2 sin बीटा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशंस हो गई। तीसरी इक्वेशन, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराएंगे, यानी कि हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू रखोगे इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन,
अब इसके बाद जो चैलेंज ये है कि पहले आपको इन सब के अंदर से सारी चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। ध्यान देना, V2 भी अननोन है, बीटा भी अननोन है, थीटा भी अननोन है, V1 भी अननोन है, 4 चीजें अननोन है इसमें। चौथी इक्वेशन है नहीं हमारे पास। चैलेंज ये है इसमें। फिर रेस्टिट्यूशन की बनेगी? रेस्टिट्यूशन की बन जाती है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट्स की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, उनका एंगल पता होना चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की लोकेशन पता होनी चाहिए, ताकि हम यू को रिजॉल्व कर पाए। रेस्टिट्यूशन बनाएंगे तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि m1 की वेलोसिटी और m1 m2 जब आपस में कोलाइड हुए हैं तो उनका जो नॉर्मल लाइन है उससे कितने एंगल पर है। यस। हाँ, तो वो भी फिर इसमें इंफॉर्मेशन टेंजेंट और नॉर्मल के अलोंग नहीं कंसीडर कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल बनाएंगे कहाँ पर? आपको पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहाँ दिया गया है? ये कहाँ बताया गया कि m2 स्फेरिकल बॉडी है, m2 के कौन से पॉइंट पर जाकर के m1 कोलाइड कर रहा है? ये सब तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही नहीं। यस। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बेसिक मैकेनिक्स में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम कुछ कुछ करके ले भी आएंगे ना मान लो, तो पहली बात तो ये इतने वेरिएबल्स में से हमको थीटा थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकालना है, उसके बाद उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। आई मीन ये प्रॉब्लम समझो आप इसकी। तो ये इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं वर्किंग इन सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में, ये कंसेप्ट यूज करके कि पार्टिकल 1 की स्पीड कोलिजन से पहले इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास और पार्टिकल 1 की ही स्पीड सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कोलिजन के बाद, दोनों में फर्क नहीं आना चाहिए। तो ठीक है जी, और ये सब रिजल्ट्स काम करेंगे हमारे लिए, ये रिजल्ट्स काम कर जाएंगे। दैट वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालने के लिए ये रिजल्ट्स काम कर जाएंगे हमारे लिए। या फिर नहीं भी काम कर रहे हैं, मान लो रिजल्ट नहीं भी आता, तो आप ऑन द स्पॉट ड्राइव कर लीजिए। तो बिफोर कोलिजन, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, बिफोर कोलिजन अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, सिंबल्स का बड़ा प्रॉब्लम है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, तो अभी हम लोगों ने जो पीछे रिजल्ट पढ़ा है उसी के हिसाब से मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u। और अगर मैं आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करना चाहूँ इसको कि कोलिजन के बाद क्या होगा, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन कहता है कि इसका मॉडुलस उतना ही रहेगा, मतलब अगर इसका आप मैग्नीट्यूड पार्ट निकालोगे तो मैग्नीट्यूड पार्ट इसकी अभी भी पहले के बराबर ही रहनी चाहिए, यानी कि m2 u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जो प्रीवियस कंसेप्ट है, अभी सेम मैग्नीट्यूड होगा इसका, बट डायरेक्शन अननोन होगी। डायरेक्शन सेम नहीं होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। उसके अलावा एक कंसेप्ट और लगाओ, इसके अलावा एक और कंसेप्ट लगाओ कि कोलिजन में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, मोमेंटम कंजर्व होता है। जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कंजर्व हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि कंजर्व है, कांस्टेंट है, और ये कितनी है, तो ये होगा, कोलिजन से पहले वाला कैलकुलेट करते हैं, m1 u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। ये जितनी कोलिजन से पहले है उतनी ही कोलिजन के बाद भी है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट एक लगाओ, और वो भी कोलिजन के जस्ट आफ्टर पे, जस्ट आफ्टर कोलिजन, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 एब्सोल्युटली निकालनी है अगर आपको, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट आप देखो, क्या ये चीज सही लिखी जा रही है रिलेटिविटी के हिसाब से? लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं? इसको बताइए। यस सर। सभी लोग बता देना, किसी को भी बाद में दिक्कत हो तो। अब इसमें जो v सेंटर ऑफ मास है, इसके बारे में आपको पता है, v सेंटर ऑफ मास के बारे में पता है, इसके बारे में ये पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड पोर्शन है वो है m1 u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मैग्नीट्यूड पोर्शन, और इसकी डायरेक्शन राइट साइड है, क्योंकि इसमें u वेक्टर इन्वॉल्व है, तो जिस डायरेक्शन में u वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी रहेगी। दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड m2 u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है, बट इसकी डायरेक्शन के बारे में कोई पता नहीं, नो आइडिया फॉर द डायरेक्शन।
ये नहीं पता मुझे कितना है, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता है। और यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करने जा रहे हैं। ट्रायंगल लॉ जो वेक्टर को ऐड करने का था वो यूज करने जा रहे हैं। तो हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं जिसमें से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है मुझे, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं पता मुझे, और इनको ऐड करेंगे बाय द ट्रायंगल लॉ। तो एक हम थोड़ा सा ये मैकेनिक्स वाला पोर्शन इरेज कर रहे हैं ये, बिकॉज वर्किंग इसी समय करनी है, यहीं पर करके दिखाएंगे आपको। सुनना अब कैसे करने जा रहे हैं। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से पहले मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वाला वेक्टर प्लॉट करने जा रहा हूं। तो पहला वेक्टर प्लॉट करेंगे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड है m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ट्रायंगल लॉ के हिसाब से दूसरा वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की हेड पर ड्रॉ करते हो, तो पहले वेक्टर की हेड पर अब आप दूसरा वेक्टर यानी कि v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ड्रॉ करोगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका मैग्नीट्यूड तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करूं मैं, ये नहीं मालूम आपको इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कई सारे पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकते हैं। मतलब डायरेक्शन जब नहीं मालूम तो हो सकता है कि ये सेम डायरेक्शन में हो सकता है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में कई सारी चीजें हैं। हो सकता है कि ये किसी एक्यूट एंगल पर हो सकता है कि ये किसी ऑब्ट्यूस एंगल पर बन रहा हो, पता नहीं। मतलब डायरेक्शन जब मालूम ही नहीं तो इसमें से कई सारी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। जिस भी डायरेक्शन में, सुनना आप ध्यान से, जिस भी डायरेक्शन में आप v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को बनाओगे, बिकॉज डायरेक्शन नहीं मालूम है तो आप गेस कर रहे हो कि राइट साइड हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन जहां पर भी बनेगा वो रहेगा तो उसी मैग्नीट्यूड का। मतलब वेक्टर का साइज तो फिक्स है ना, डायरेक्शन नहीं फिक्स है बट साइज फिक्स है उसका। तो इन सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में अगर हम वेक्टर को प्लॉट कर दे और उसके बाद वेक्टर के टिप पॉइंट, वेक्टर का जो टिप पॉइंट है उसका लोकस फाइंड आउट करें, जितनी भी ये पॉसिबल डायरेक्शंस हैं वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को ड्रॉ करने की। सर्कल आएगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को जितनी पॉसिबल डायरेक्शंस में आप ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ कर लो। उन सारे पॉसिबल डायरेक्शंस से अगर आप उस वेक्टर के टिप पॉइंट का लोकस देखोगे, टिप पॉइंट का लोकस, तो वो एक सेमी सर्किल का कंसेप्ट देगा आपको। बिकॉज जिस भी पॉसिबल डायरेक्शन में आप वेक्टर को बना रहे हो वो वेक्टर बनेगा उतने ही साइज का, रेडियस उसकी फिक्स्ड रहेगी, साइज ऑफ द वेक्टर फिक्स्ड है। मतलब ये जो मैंने ग्रीन एरोज बनाए हैं, पहले से मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, ग्रीन एरोज जो बनाए हैं वो बेसिकली पॉसिबिलिटीज हैं। आप ये कह सकते हो कि वो सारी हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, किसके लिए, पॉसिबिलिटीज फॉर द वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की। जिसका डायरेक्शन ही नहीं पता तो उसको तो आप अंदाजे से बनाओगे, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से अब आप ट्रायंगल लॉ लगाइए। ट्रायंगल लॉ वेक्टर का ये कहता था कि अगर आप एक वेक्टर ए प्लॉट करिए और उसकी हेड पर दूसरा वेक्टर बी प्लॉट कर दे, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से पहले की टेल और लास्ट वाले की हेड को मिला देते हैं तो ये ए प्लस बी बन जाता है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। तो इन सारे पॉसिबल डायरेक्शंस के हिसाब से जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा, अब मैं अपना एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं उसका सुनिएगा। इन सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में, ये जितनी भी आप पॉसिबल डायरेक्शन देख रहे हो, इन सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में एक ऐसी डायरेक्शन जरूर होगी जहां पर रिजल्टेंट वेक्टर इस सेमी सर्किल का टेंजेंट बन रहा होगा। कोई ना कोई पॉसिबल डायरेक्शन ऐसी जरूर निकल जाएगी जहां से रिजल्टेंट जो हो वो सेमी सर्किल के टेंजेंट पे जाए, और रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का वेक्टर v1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमने क्या किया है, वन सच डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन आप मान सकते हो, वन सच डायरेक्शन विच गिव्स v1 वेक्टर
एज टेंजेंट। अब आप देखो इसमें क्यों मैंने किया है सर। इसके अलावा और जो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, इनके अलावा जो बाकी की पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, अगर उनसे रिजल्टेंट देखा जाए, उनसे रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट्स कुछ ऐसे बनेंगे। किसी और पॉसिबल डायरेक्शन से रिजल्टेंट देखोगे तो वो रिजल्टेंट ऐसे बनेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो टेंजेंट वाला रिजल्टेंट है उससे ज्यादा एंगल पर कोई वेक्टर नहीं जा सकता? यस सर। एक बार फिर से बाकी लोग भी देख लो भाई इसको। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा रिजल्टेंट है उसकी पॉसिबल डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं। देखिए मैं नंबरिंग भी कर देता हूं इसकी। एक पॉसिबिलिटी 1, एक पॉसिबिलिटी 2, एक पॉसिबिलिटी 3, पॉसिबिलिटी 4, पॉसिबिलिटी 5। इसके अलावा बीच में और भी पॉसिबिलिटीज होंगी। मैं एक एक करके दिखाता हूं। अगर मैं 1 वाले वेक्टर को कंसीडर करूंगा तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल जाएगा। 2 वाले को कंसीडर करेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। 3 वाले को कंसीडर करेंगे रिजल्टेंट यू जाएगा। 5 वाले को कंसीडर करेंगे रिजल्टेंट ये जाएगा। क्या कोई और ऐसी डायरेक्शन है जिसका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आप इस सेमी सर्किल पर कहीं पर भी रिजल्टेंट लेकर देखो, क्या कोई ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जो v1 से बड़े एंगल पर चला जाए? बताएं भाई। सर अगर V1 से बड़ा चला जाएगा सर तो वो पॉइंट को टच ही नहीं करेगा ना सर, वो लोकस पे आएगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि टिप, जो वेक्टर्स की टिप है वो तो सेमी सर्किल पे ही है, और ट्रायंगल लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट वेक्टर का टिप बी वेक्टर की टिप से कोइंसाइड करना चाहिए। तो जब बी वेक्टर का टिप सेमी सर्किल के ऊपर है तो रिजल्टेंट का टिप भी सेमी सर्किल पर आएगा। और सेमी सर्किल पर अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर का टिप बनाना चाहते हो तो लार्जेस्ट एंगल टेंजेंट से ही बन सकता है। दैट मीन्स यही केस आपका मैक्सिमम एंगल थीटा का है। और यहां पर क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये ग्रीन वाले से 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। और यहां पर हम डायरेक्टली साइन ऑफ थीटा का यूज करें, अगर साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम का, तो ये ग्रीन वाला वेक्टर जो बेसिकली m2 u अपॉन m1 प्लस m2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिवाइडेड बाय ये ब्लैक वाला वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है m1 u डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इससे ही आपका आंसर बन जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1। ये आंसर बन जाएगा आपका। तो यही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैन बी साइन इनवर्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1। इससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। बोलो भैया। ये सर क्लियर है। और भी लोग हैं, उनसे भी देख ले, बाकी लोग भी अपना टाइम लेके बताओ। यस सर। है ना, मतलब अगर एक m1 मास m2 मास से कोलाइड करेगा और कोलिजन इलास्टिक है लेकिन हेड ऑन नहीं है, तो मैक्सिमम एंगल जिससे m1 अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट कर सकता है वो है साइन इनवर्स m2 डिवाइडेड बाई m1। ऑब्वियसली m2 को m1 से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज ये रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। m2 शुड बी लेस देन m1, अदरवाइज साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू जिसका कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। और उसका फिजिकल मतलब ये है कि अगर m2 बड़ा है तो मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। एक्चुअली m2 का m1 से बड़े होने का मतलब मैक्सिमम एंगल विल बी 180 डिग्री। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, स्पेशली इसी ये क्वेश्चन मैंने पूछा है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी है भी, इरेडो में है भी ये क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही है कि ये जो m मास का पार्टिकल है और ये 2m मास का पार्टिकल है, इसी तरीके की सिचुएशन अगर लगाओ
और अगर कह दिया जाए मान लो कि एक 2m मास का पार्टिकल कोलाइड करता है कुछ वेलोसिटी u के साथ और दूसरा m मास का पार्टिकल रेस्ट पर है, तो ये 2m वाला मैक्सिमम कितने एंगल से डेविएट कर सकता है अगर पूछा जाए, तो 2m मास का मैक्सिमम डेविएशन अगर निकालोगे आप, मैक्सिमम एंगल बाय विच इट कैन डेविएट, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ साइन इनवर्स ऑफ m2 बाई m1 यानी कि m डिवाइडेड बाय 2m। दैट मीन सिंपल आ जाएगा ये 30 डिग्री एंगल, यानी कि 2m मास मैक्सिमम 30 डिग्री एंगल से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से मूव कर सकता है, उससे ज्यादा एंगल पर 2m वाला मास कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का केस बार बार कह रहे हैं। ठीक है, अब ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट नहीं था, बट क्योंकि टॉपिक उससे टच हो रहा था इस वजह से इसको बताया मैंने आपको, और इसका क्वेश्चन क्योंकि एरोडो में मॉडर्न फिजिक्स में ही है। नेक्स्ट है, कुछ और क्वेश्चन है डी ब्रोगली के ऊपर ही। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब इसके लिए पता नहीं आपको रिजल्ट याद है कि नहीं याद है, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जो कि उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को इंडिकेट करने के करस्पॉन्डिंग आता हो। तो पहले तो अब इसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपको याद हो कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की क्या वैल्यू बनती है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले आर्टिकल में इसको बताया जाता है कि एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। रूट 2RT। मतलब अब ये याद है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब ये पहले तो आपको याद करना पड़ेगा मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से, बाकी काम सिंपल है। लेकिन क्या होता है ना, ये चीजें क्वेश्चन को फंसा देती है जाकर के एग्जाम टाइम पर। अगर ये रिजल्ट नहीं याद है, फॉर्मूला तो सिंपल है, आपको पता है कि h/mv है और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखनी है मेरे को बस। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपको थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू याद है इसकी रिजल्ट, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास 3 रिजल्ट्स होते थे, एक आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला, एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला। तो इनके अपना अलग अलग रिजल्ट थे। मेरे ख्याल से जो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला है वो शायद √3RT डिवाइडेड बाय द मोलर मास है, अगर सही लिख रहे हैं हम लोग। यस सर। एवरेज सर ये स्पीड √8/π। कौन सा? सर एवरेज वाला। हाँ, 8RT/πm, और ये आता है मोस्ट प्रोबेबल वाला √2RT/m। ये रिजल्ट्स हैं इनके। तो लगा दो उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला h/m/v करके, मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू पुट कर दीजिए 2RT/m। क्वेश्चन इतना ही है इसमें। यहाँ पर थर्मल न्यूट्रॉन्स, जिसके ऊपर एक मैचिंग भी है जेई के अंदर, 2 मैचिंग आ चुकी हैं इसके ऊपर, थर्मल न्यूट्रॉन। अब थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वैसे अगर आप पूछोगे ना थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला, तो वो होता है बेसिकली मतलब इसकी एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है, रिजल्ट है, वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के और मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर T। टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन में। तो ये इसका आंसर है, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये कैलकुलेट करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अराउंड 1.38 इंटू 10⁻⁻23 SI यूनिट्स में, 1.38 10⁻⁻23, और टेम्परेचर को केल्विन में पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 293 केल्विन में। तो इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर, बट ये जूल्स में आएगा, आंसर जूल्स में आएगा। और एनर्जी निकालने के बाद लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए h/mv यानी कि मोमेंटम, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू h डिवाइडेड बाई mv, उसको रिप्लेस करके √2m इंटू एनर्जी, और एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू h/√2m, एनर्जी को रिप्लेस करके। फिलहाल तो मैं सिंबॉलिकली कर देता हूँ k इंटू टी से, और आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं तो वो कैलकुलेशंस आप देख लेना। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है और ये 0.18। एक्चुअली ये जो 0.025 एनर्जी है, ये याद कर लो आप, थर्मल न्यूट्रॉन बार बार आता है, इसकी एनर्जी डिफाइंड है, फिक्स्ड है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी बार बार। आप प्रीवियस ईयर मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन लगाओ ना, तो उसमें आपको मैचिंग दिखेंगी इसकी थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में।
और थर्मल सर न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रल होता क्या है? न्यूट्रॉन का गैसियस स्टेट, न्यूट्रॉन का गैसियस फॉर्म, उसको थर्मल न्यूट्रॉन कहा गया है। इसीलिए वो गैस वाली लॉ के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को डिफाइन करता है, बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग। सर यहाँ पर ई इसकी टोटल एनर्जी है या फिर काइनेटिक वाली है? काइनेटिक। देखिए गैसियस फॉर्म में हम लोग आइडियल गैसियस फॉर्म पढ़ते हैं, एक बार बता दें, आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हो फिजिक्स में, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं करने जा रहा, उसमें रियल गैसेस पढ़ते हो। आइडियल गैसेस में हम इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं मानते, और जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं मानेंगे तो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है गैसेस में। तो जब भी किसी गैस के गैस की एनर्जी की बात की जाएगी, वो बाय डिफॉल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप वंडरवॉल गैसेस जब पढ़ लेते हो तब जाकर के शायद पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कंसेप्ट बताया जाता है, बट हम लोग वहां तक नहीं जाते हैं। हम लोग मतलब हमारे सिलेबस में एनर्जी ऑफ गैस मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स बात करते हैं, जहां पर जब फोर्स ही नहीं होगा तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, क्योंकि F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर भी तो है, तो F जीरो तो डी यू बाई डी आर जीरो। अगला एक क्वेश्चन और है, देखो तो जितनी वैरायटी हो सकती है डी ब्रोगली की वो कवर हो गई है। तो इसमें स्टेशनरी प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है जिनको एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, और उनका रेशियो निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो बेसिकली यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, सेम बेसिक फॉर्मूला लगाओ, फिर एम वी मोमेंटम को रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी, और एनर्जी को चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक पे लिखा जा सकता है, रूट ऑफ 2m एनर्जी को प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। ये अब इसका यूज करके देख लो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो क्या होगा, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। तो लैम्डा प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो h बाई रूट ऑफ 2 m, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर हम q ही मान लेते हैं, और डेल्टा v। लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो सेम फॉर्मूला लगाओगे h बाई रूट ऑफ 2। अब मास कितना रखेंगे, तो प्रोटॉन के मास को अगर m डिनोट कर रहे हो तो अल्फा पार्टिकल का मास डिनोट करना पड़ेगा आपको 4m इंटू क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। हाँ चार्ज में फर्क है, सॉरी चार्ज में भी फर्क है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स यानी कि 2q चार्ज दिखाएंगे इसका। अब रेशियो फाइंड कर लेंगे इसका। इसके बाद 2-3 टॉपिक जो लास्ट क्लास के थे वो कंप्लीट कर देते हैं। पार्टिकल इन द बॉक्स का, यहाँ पर भी पार्टिकल का वेव नेचर ही है, मतलब ये टॉपिक भी बेसिकली वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को ही इंडिकेट करता है। और ये बेसिकली किस टॉपिक के ऊपर है, मैंने इसको समझा देते हैं क्या है। ये क्लास 11th का एक टॉपिक है जिसके अंदर आप स्टैंडिंग वेव पढ़ते हो। क्लास 11th टॉपिक जिसमें कहा जाता है कि स्टैंडिंग वेव, थोड़ा सा उसको रिकॉल करें क्या है स्टैंडिंग वेव, क्या है वो देखो आप। तो अगर कुछ याद हो, देखो स्टैंडिंग वेव आप दो पढ़ते हो। स्टैंडिंग वेव एक आपको बताया जाता है क्लास 11th में स्ट्रिंग के अंदर, और एक आप बताते हो ऑर्गन पाइप के अंदर। और स्ट्रिंग वाले केसेस में शायद कुछ ऐसा कहा जाता है हमें, मतलब मुझे जितना याद आ रहा, बाकी तुम लोग भी देखो, कि स्ट्रिंग को अगर 2 पॉइंट्स पर फिक्स कर दिया जाए, कोई भी स्ट्रिंग लें और उसको 2 जगह पर फिक्स कर दिया जाए, और स्ट्रिंग की लेंथ l हो, तो जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग के स्टैंडिंग वेव के टाइम पर एक नोड का काम करते हैं। लेफ्ट साइड जो फिक्स एंड होता है ये भी स्टैंडिंग वेव के लिए एक नोड का काम करता है। और स्टैंडिंग वेव के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है कि दो जो नोड होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर हम दो नोड के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बाय 2। हाँ, और क्या हो सकता है, जनरलाइज करें अगर लैम्डा बाई 2 के अलावा और क्या हो सकता है, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नोड है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली कुछ ऐसा पैटर्न आता है, नोड उसके बाद एंटी नोड आता है, फिर नोड आता है, फिर एंटी नोड आते हैं, फिर नोड आते हैं, एक पैटर्न इस तरीके के बनते हैं। तो अगर आप नोड टू नोड जाओगे तो या तो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस होगा, या फिर फर्स्ट नोड से थर्ड नोड तक जाएंगे तो ये डिस्टेंस आपका 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। और अगर फर्स्ट नोड से थर्ड नोड की तरफ जाते हो तो ये डिस्टेंस 3 लैम्डा बाई 2 होगी। यानी इन जनरल ये जो आंसर है आपका वो लैम्डा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर होना चाहिए। और स्टैंडिंग वेव का ही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है, इस क्वेश्चन में भी यही कंसेप्ट लगाया रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक बॉक्स है,
और उसकी जो वॉल्स हैं वो काफी रिजिड होनी चाहिए, मतलब हार्ड रिजिड वॉल्स होनी चाहिए ताकि इलास्टिक कोलिजन हो, एनर्जी का लॉस ना हो कोई। और इसके अंदर अगर एक पार्टिकल वन डायमेंशनली मूव कर रहा हो, एम मास का पार्टिकल है, वो वी स्पीड से मूव कर रहा है और इस पार्टिकल के अंदर वेव नेचर है, क्योंकि डी ब्रोगली का ये कहना था कि हर एक पार्टिकल में वेव नेचर है। तो अगर इस पार्टिकल में एक वेव नेचर है तो ये जो वेव इसके करस्पॉन्डिंग बनेगी, इस वेव के अंदर भी राइट मोस्ट पॉइंट, क्योंकि एक रिजिड वॉल है, पार्टिकल इस लोकेशन के बियॉन्ड कभी जाएगा ही नहीं, तो राइट मोस्ट वॉल उस वेव नेचर के लिए नोड का काम करेगी, और लेफ्ट वॉल, बॉक्स की जो लेफ्ट साइड की वॉल है, वो भी उसके वेव के लिए उसके नोड का काम करेगी। और ये सिचुएशन उन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली सिमिलर होती है स्टैंडिंग वेव के, जैसे स्टैंडिंग वेव है वैसे सिमिलर ही है ये भी, जिस तरीके की स्टैंडिंग वेव टॉपिक है वैसे इसके सिमिलर है। और इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो लेंथ ऑफ बॉक्स होना चाहिए वो n टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होना चाहिए, सिमिलर टू द स्टैंडिंग वेव। मतलब ये जो पार्टिकल है ये इस क्लोज बॉक्स के अंदर एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म करना चाहिए। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि पार्टिकल के वेव का मतलब होता है, पार्टिकल की वेव इक्वेशन का मतलब होता है एक इक्वेशन जो उस पार्टिकल के किसी स्पेसिफिक टाइम पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। बट वेव इक्वेशन सिलेबस में हमारे है नहीं, तो उस पर हम लोग नहीं जाते, उसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस नहीं करते। बाकी रिलेशन ये लगाओगे L इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा बाय 2। बस इतना सा करेंगे कि जो लैम्डा होगा उसको हम डी ब्रोगली से रिप्लेस करेंगे और डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा को रखेंगे h डिवाइडेड बाई m इंटू वी। यानी यहां से हम इसका मोमेंटम p फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू h, मोमेंटम की वैल्यू h, n इंटू h डिवाइडेड बाई 2 इंटू द लेंथ ऑफ द बॉक्स, मोमेंटम की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर्स में ही हो सकती हैं, तो मोमेंटम की वैल्यू क्वांटाइज्ड है, यानी कि मोमेंटम की वैल्यू h बाई 12 हो सकती है, मोमेंटम की वैल्यू 2h बाई 12 हो सकती है, मोमेंटम की वैल्यू 3h बाई 12 हो सकती है, एंड इस तरीके से। और जब मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा तो एनर्जी भी क्वांटाइज हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्वांटाइज हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m है। तो यहां से इसके काइनेटिक एनर्जी को भी क्वांटाइज किया गया है, इक्वल टू p स्क्वायर करेंगे तो ये n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, नीचे एक 2 और है तो 8ml स्क्वायर। यानी इस तरीके से आप इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है कि एक पार्टिकल अगर एक लिमिटेड स्पेस में चल रहा हो, मतलब उसको ट्रैप कर दिया जाए, ट्रैप करने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाओ कि वो 2 पॉइंट्स के बीच में ही ट्रेवल कर सकता है और उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता कभी, मतलब उसको ट्रेवल करने की एक लिमिटेड स्पेस दी जाए अगर, तो उस लिमिटेड स्पेस में काइनेटिक एनर्जी की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती। एक पार्टिकल अगर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया तो उस पार्टिकल की कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही हो सकती हैं, मतलब उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड हो गई है। ये मॉडर्न फिजिक्स का कहना है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब उसकी एनर्जी की एक मिनिमम वैल्यू होगी, फिर एक नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है सकते। बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में सारी फाइट तो इसी बात की है। क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूटी में होती है, और मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि एनर्जी जो होती है क्वांटम के फॉर्म में होती है, फोटोन से लेकर के यहाँ तक यही फाइट चल रही है दोनों के बीच। मतलब a trapped particle cannot have each possible value of the energy, it can have only certain specified quantized energy। ये पूरा कंसेप्ट है डी ब्रोगली के बेसिस पर। और इसको समझने के लिए बेसिकली यही रूल बताया गया है, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज जो लिखी गई है उसी तरीके से लिखी गई है। अब इसको समझने के लिए देखो, आप ये डेरिवेशन तो मैंने कर दिया है कि ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ द काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड। रिजल्ट ऑलरेडी मैंने निकाल लिया पीछे, जो यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल करके दिखाते हैं अभी। ये क्वांटाइज एनर्जी है जिसमें n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो n इक्वल टू 1, नेक्स्ट पॉसिबल निकालनी है तो n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन।
इसमें अब एग्जांपल देखो आप, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया गया है कि वो 0.10 नैनोमीटर के बॉक्स के अंदर बंद है, तो उसकी परमिटेड एनर्जीज, तो एनर्जी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दे रहे हैं आपको। तो फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे आएगी, एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m एल स्क्वायर, और वहां पर n को 2 पुट कर देंगे तो 4। नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी इसकी जो निकालेंगे वो बेसिकली n को 3 रख करके निकालेंगे, 9h स्क्वायर बाई 8m एल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी गई है। ये जो एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर है, इसको कैलकुलेट किया गया है, ये वैल्यू आ रही है 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगली वाली वैल्यू इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आई थिंक 152 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू में आप इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दो, एक बार देख लेना मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है 150। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कैन दिस इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है कि कैन दिस इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी ऑफ E इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या इस इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी पॉसिबल है, तो क्वांटाइजेशन रूल के हिसाब से आंसर देंगे नो, ये एनर्जी पॉसिबल नहीं है इसमें। ये मॉडर्न फिजिक्स का रूल कहता है कि पार्टिकल के पास आप कोई भी एनर्जी नहीं दे सकते हो। न्यूटन की फिजिक्स कहती है कि आप जो मर्जी एनर्जी पार्टिकल को देना चाहो दे दो, वहां पर एनर्जी के ऊपर कोई क्वांटाइजेशन रूल नहीं है। और एक एग्जांपल देखो, यह मार्बल का एग्जांपल है, 10 ग्राम का मार्बल और 10 सेंटीमीटर के बॉक्स में। अब सुनिएगा ध्यान से, फिर से इसकी एनर्जी फॉर्मूला वही लगाएंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर, और इसके अंदर भी वैल्यू पुट करेंगे, तो एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर की वैल्यू पुट की गई है। तो मैं तो अभी फिलहाल टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 64 n स्क्वायर जूल्स। यानी कि मिनिमम एनर्जी जो हो सकती है इस पार्टिकल की, कम से कम लोवेस्ट एनर्जी जो हो सकती है वो है 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 64। नेक्स्ट एनर्जी जो बन सकती है इसके बाद, वो आप इसमें एन स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर, 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 64। प्रॉब्लम क्या है इनमें, डिफरेंस कितना है अगर आप पूछो, मतलब मिनिमम एनर्जी और नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी में अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करके देखो, तो डिफरेंस का जो ऑर्डर है वो है 10 टू द पावर माइनस 64 का। तो इतने छोटे ऑर्डर्स में अगर आप एनर्जी को डिफाइन करोगे, मतलब पहली एनर्जी से जो अगली एनर्जी है वो 10 टू द पावर माइनस 64 के ऑर्डर से डिफर कर रही है। सर अपीयर होगा कि क्वांटाइज्ड नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा अपीयर हो जाएगा। हाँ, क्या ये एनर्जी एक कंटिन्यूटी में नहीं दिख जाएगी आपको? क्या यहाँ पर एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में अपीयर नहीं होगी? इतने छोटे डिफरेंस पर 10 टू द पावर माइनस 64 जूल से डिफरेंस पर अगर आप एनर्जी की वैल्यूज ऐड करते जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी एनर्जी तो कंटिन्यूअस एनर्जी है, और यही क्लासिकल फिजिक्स है, मतलब न्यूटन वाली फिजिक्स जिसको कहा गया है। तो इसीलिए मार्बल, ट्रेन, एरोप्लेन, कार, इनके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हाफ एम वी स्क्वायर देते हो, तो उसमें तो एनर्जी कुछ भी ले सकते हैं। मतलब एक्चुअल में एनर्जी वहां भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन वो इतने छोटे लेवल्स पर क्वांटाइज्ड है कि हमको वो डिफरेंस पता नहीं चलता। तो ऐसा लगता है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूटी के अंदर चल रही है, पूरी एक एनर्जी का कंटिन्यूअस फॉर्म है। बट यही चीज मार्बल की जगह इलेक्ट्रॉन पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन में ये एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज दिख रही है, 38 और 152 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ह्यूज डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस दिखने लगता है इसको। और इसी को बेस बनाया था बोर मॉडल ने अपने लिए, जो एनर्जी क्वांटाइजेशन है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी लेकर के रिवॉल्व नहीं कर सकता, उसको रिवॉल्व करने की कुछ सेलेक्टेड एनर्जीज हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर, वहीं पर वो रिवॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं द लोवेस्ट एनर्जी पॉसिबल फॉर सर्टेन पार्टिकल ट्रैप्ड इन द बॉक्स
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो नेक्स्ट 2 हायर एनर्जीज लेवल क्या होगी? तो पीछे आप देखते आ रहे हो कि एनर्जी हमेशा एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। तो अगर लोवेस्ट एनर्जी 1 है तो नेक्स्ट 2 वाली एनर्जी इसमें एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा और एक 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि लोवेस्ट वाली जो एनर्जी है वो n इक्वल टू 1 पे है। तो इसके बाद 2 और 3 पुट करके ये एनर्जीज बन सकती है। और अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो वाइड मतलब बॉक्स की विड्थ कितनी है? तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, मिनिमम एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ। मिनिमम एनर्जी फॉर्मूला है h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m l स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो एनर्जी दे रखा है हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। एट एम कैलकुलेट करने के लिए दिया गया, और नहीं एम शायद पता है इलेक्ट्रॉन है, तो एम इलेक्ट्रॉन का रख देंगे यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में, और देन एल स्क्वायर, यहाँ से लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसकी। यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ, ये वेव का कंसेप्ट है। यहाँ पर वेव का जो कंसेप्ट है वो ये, इसके लिए इन्होंने एक क्रिस्टल की बात की है। तो ये पहले एक्चुअल फिगर्स ही हैं, और ये मेरे से ज़्यादा बेटर आप लोग खुद जानते होंगे। मतलब केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में आपको ये सब चीज़ें बहुत बताई जाती हैं। डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल्स का बॉडी, मतलब किस टाइप की उसका शेप होता है, इनके कुछ नाम भी होते हैं, है ना। तो ये फिलहाल सामने जो एग्जांपल है ये सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल है। NaCl के क्रिस्टल दिखाए गए आपको। क्या बोलते हैं यार इसको, ये जो ऊपर एक प्लेन होता है, जिस प्लेन में आप ये एटम देख रहे हो ना, ये इस तरीके से, ये एक पूरा क्यूब की फेस जिस पर ये एटम देख रहे हो आप, जो ब्लैक कलर के हैं वो क्लोरीन के एटम्स हैं, और जो व्हाइट कलर से देख रहे हो ये सोडियम वाले हैं, Na+ वाले हैं। किस टाइप का क्रिस्टल, इसका कुछ नाम होता है भैया, बताएंगे सॉलिड स्टेट के हिसाब से क्या नाम है इसका? FCC। सर SCC। FCC, ये नाम है ना FCC? यस सर। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को आज बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। बट हाँ, इसमें जो फिजिक्स वाला कंसेप्ट है वो समझा दे रहे हैं आपको। इसके बाद ऐसे इस क्यूब के अंदर नीचे भी एक प्लेन है, इस क्यूब में एक नीचे और प्लेन है, इसी के तरीके से सेंटर से इसके नीचे एक और प्लेन है। तो इनको हम अपना प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, कि इस प्लेन पर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेन है हमारे पास, और इन दो प्लेन्स के बीच में हम अपने डिस्टेंस को d से डिनोट करेंगे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब कि एक प्लेन होगा जिस पर सारे मॉलिक्यूल है, उसके नीचे एक और प्लेन है। बल्कि केमिस्ट्री में तो आप और डिटेल में पढ़ते हो मेरे ख्याल से, इसी में मिलर इंडिसेस वगैरह भी पढ़ लेते हो और डिटेल में समझाने के लिए। फिलहाल हमारे मतलब की सिर्फ चीज इतनी है, हम लोग FCC वाले ही क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर एक प्लेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर नेक्स्ट एक प्लेन होगी जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन दो प्लेन्स के बीच में एक डिस्टेंस हम डिनोट करेंगे d का। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे आपकी FCC वाले में प्लेन क्या हम क्यूब की फेसेस को ही ले सकते हैं, कोई और प्लेन नहीं बनते इसमें? FCC वाले में क्या क्यूब की फेसेस के अलावा कुछ और प्लेन्स बन सकते हैं क्या? आइडिया है कोई आपको? सर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा आपका। नहीं नहीं, जैसे कि जो एक्चुअली जो प्लेन डिफाइन है ना, प्लेन मतलब आपसे पूछो कि प्लेन ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या है। जैसे हम अपने फिजिक्स में बात करें, हम अगर मान लो कोई क्यूब ड्रॉ करें, देखो मैं समझा रहा हूँ क्या है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, कि अगर हम कोई क्यूबिकल बॉडी को ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम प्लेन्स कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब मान लीजिए आपने एक क्यूबिकल बॉडी ड्रॉ की, तो इसका फेस एक प्लेन है, आप कह सकते हो कि ये एक राइट वाला प्लेन हो गया, एक टॉप वाला प्लेन हो गया। लेकिन इसके अलावा हम इसमें डायगोनल प्लेन भी तो बना सकते हैं ना, मतलब एक ये भी तो प्लेन बना सकते हैं जो डायगोनल से जाएगा। यस सर। तो प्लेन, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लेन तो हम इसमें, मतलब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि एक क्यूबिकल बॉडी में कितने प्लेन आप डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ प्लेन्स विच वी कैन डिफाइन इन ए क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, तो क्या इसका कोई आंसर है, फिक्स आंसर कि 6 प्लेन होंगे, 12 प्लेन्स होंगे, या फिर हम कितने भी प्लेन बना सकते हैं इसमें? भाई हम प्लेन तो इसको भी बना सकते हैं,
एक एक के मिड पॉइंट से एक फेस के मिड पॉइंट से दूसरे का वर्टेक्स ज्वाइन कर दें और नीचे वाले के मिड पॉइंट से वर्टेक्स ज्वाइन करके एक प्लेन, तो हम ये भी बना सकते हैं। अभी नहीं क्लियर हुआ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? 3D वाला कंसेप्ट हुआ मैथ का ये। यस वो तो मतलब कितने भी बन Yes, sir. सकते हैं, पॉइंट सम चुन के बना सकते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब प्लेन का कोई फिक्स, आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि यही एक प्लेन है। मतलब प्लेन तो आप जैसे मर्जी चूज करना चाहो चूज कर लो एक क्यूब के अंदर। तो हम लोगों ने जो प्लेन चूज किया है वो हॉरिजेंटल वाला चूज किया है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि हम अपने एग्जाम्पल में इसके हॉरिजेंटल प्लेन को चूज कर रहे हैं, मतलब इनकी फेसेस को अपना प्लेन मान रहे हैं। वैसे प्लेन्स और भी बन सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, ये जो फिगर है इस फिगर को समझा दे, क्योंकि क्या होता है ना, फॉर्मूला पता है लेकिन ये फिगर समझ में नहीं आती। ये जो ऊपर आप मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये जो व्हाइट व्हाइट सर्कल्स दिखाए जा रहे हैं उनको मैं रेड कर दे रहा हूँ। ये जो व्हाइट व्हाइट मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये इसके नीचे फिर एक और मॉलिक्यूल आपको दिखाए जा रहे हैं सर्कल्स के फॉर्म में, और इनके बीच में डी। तो आप इसको समझो, ये ओरिजिनल फिगर में क्या है, ऊपर की जो लाइन दिखाई जा रही है और नीचे की जो लाइन दिखाई जा रही है, ये हमारे ओरिजिनल फिगर के हिसाब से एक ऊपर वाले प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉप प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक हम इसके बीच वाली प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टॉप प्लेन और एक इसका मिडिल वाला प्लेन। इन दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द लाइन। मतलब आप ये कह सकते हो कि हम सामने से खड़े होकर जब देखेंगे तो हमको सामने से ये एक एज दिखेगी, जिस एज पे हमें सर्कल्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल दिखेंगे, एक और एज दिखेगी जिस पर सर्कल्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल दिखेंगे। तो इन्हीं को हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स के अंदर, बट एक्चुअल में ये 2D फिगर्स हैं। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो ये सब 2 डायमेंशंस के हैं। और इसमें हुआ क्या कि हमने किसी इंटेंसिटी की एक्सरेज को डाला इसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक्सरे को डाला। जब ओरिजिनल फिगर से भी समझाते हैं कि यहाँ पर जब आप कोई एक्सरे डालोगे तो कुछ एक्सरेज ऊपर वाली लेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ एक्सरेज ऊपर वाली लेयर से, और कुछ एक्सरेज इसके नीचे वाली लेयर, जो बीच वाली लेयर है, वहां से जाकर के रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। दो तरीके की लेयर्स हैं। तो हम जब पैरेलल बीम डालते हैं तो कुछ इस क्यूब के टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ क्यूब के मिडिल सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। इसी का 2 डायमेंशनल व्यू आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई कि फिगर क्या बना हुआ है यहां पर? यस सर। फिगर क्लियर है? अब जो ऊपर वाली रे है, इसको रे नंबर 1 और 2 का नाम दे रखा है, 1 और 2 इसके नाम भी दे रखे हैं। जो फर्स्ट रे और सेकंड रे है, इनमें पाथ डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस ऑफ पाथ कितना है इसमें। तो ये समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको मैं एक अलग कंसेप्ट लेके चलता हूँ। इस पाथ डिफरेंस को समझने के लिए कंसेप्ट देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वेव चलती हो, जब दो वेव अगर पैरेलल चले, जो YDAC के एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है आपको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूरा कंसेप्ट नहीं होता। जैसे वहां पर क्या होता है कि एक स्लिट 1 होती है और एक स्लिट 2 होती है, और जब हम उनसे थीटा एंगल पर आगे बढ़ते हैं तो पाथ डिफरेंस, अब कुछ टॉपिक थोड़ा सा पहले से, YDAC में क्या करते हैं कि दोनों स्लिट्स के बीच में अगर d डिस्टेंस हो और एक वेव हमारी स्लिट 1 से जाए और एक वेव हमारी स्लिट 2 से जाती है, तो हम स्लिट 1 से स्लिट 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। थोड़ा सा एक बार आप यंग्स वाला एक्सपेरिमेंट की प्रूविंग देख लेना। और उसमें ये कहा जाता है कि जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो इसके ऊपर और m नाम देते हो, तो ये जो S2m होता है, S2m, इसको ही कहा गया था उन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस। आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगी, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, HCV में भी मिल जाएगी। और S2m की जो वैल्यू निकलती है, क्योंकि S1 और S2 के बीच में d डिस्टेंस है, S2m जो निकालते हैं वहां S1 से m तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा, और इनसाइड में ये जो S1 पर एंगल बनेगा ये थीटा बनता है। तो ये जो पाथ डिफरेंस जिसको आप S2m कहते हो, वो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो के हिसाब से बनता है d मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा।
एक बार फिर मैं तुम लोगों से कहूंगा, इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हो तो YDAC पढ़ो, नहीं समझना है तो फॉर्मूला याद कर लो, दोनों में से ऑप्शन तुम्हारे पास है भी। बट अगर क्लैरिटी चाहते हो तो फिर आप इसको याद करें, YDAC में किस तरीके से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किए गए, D इंटू साइन थीटा वाला कंसेप्ट। और वही रिजल्ट यहां पर लगाया गया है, सेम रिजल्ट फॉलो किया गया यहाँ पर। ए और बी जो दो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे यंग्स एक्सपेरिमेंट की दो स्लिट्स की तरीके से हो गई, स्लिट ए और स्लिट बी टाइप की हो गई। तो एक वेव स्लिट ए से निकल के चली गई और एक वेव स्लिट 2 से निकल के चली गई, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया गया है, जिसकी वैल्यू डी साइन थीटा एक तरफ है राइट साइड पर, और ऐसे ही लेफ्ट साइड से भी पैरेलल बीम आ रही है, लेफ्ट साइड से भी हमारे पास पैरेलल बीम आ रही है, तो लेफ्ट साइड भी एक पाथ डिफरेंस होगा सेम प्रोसेस के थ्रू, S1 से यहां पर भी परपेंडिकुलर आएगा। तो क्योंकि दो तरफ पाथ डिफरेंस है तो टोटल पाथ डिफरेंस लिखा गया है 2D इंटू साइन ऑफ थीटा। और इंटरफेरेंस के टॉपिक में ये कहा जाता है कि जब भी पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा के बराबर होगी किसी भी इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल में, तो ये क्राइटेरिया बनता है फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो 12th पास के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको इसका थोड़ा बहुत आइडिया है, इन जो बोला जा रहा है ये बिल्कुल ही ब्लैंक हो आप, मतलब कि यस सर। YDAC के Yes, sir. पाथ डिफरेंस का रिजल्ट आपको मतलब कुछ मेमोरी में आ रहा है, डी साइन थीटा? Yes, sir. यस सर। तो अब ये क्लियर होगा कि 2D साइन थीटा का पाथ डिफरेंस ब्रैग्स लॉ में कहां से आता है, मतलब Yes. हाँ, और n लैम्डा Yes. पर उसको n लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम उसी तरीके से कह रहे हैं जैसे कि यंग्स के एक्सपेरिमेंट में हमने दो वेव के इंटरफेरेंस में कहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यानी कि एक्सरेज इस थीटा एंगल पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट होते हैं, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन एट थीटा एंगल होगा ये, जिसका ये मतलब है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि मतलब ब्रैग्स लॉ में क्या हुआ, और इसकी एक्सप्लेनेशन जानना इसलिए जरूरी है कि जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो इसी के बेस पर है। डी दो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएंगे तुम्हारे को, मतलब क्वेश्चन इसमें जाना लॉजिकली लगाना होता है, रिजल्ट 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा। तो एक क्वेश्चन आपको, बाकी ये सब है कि कैसे देखा जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उसके। तो जो लेफ्ट सर साइड इसमें है, ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो डी है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब उसकी भी कुछ फिक्स वैल्यूज हो सकती हैं? ऑब्वियसली है ना फिक्स। तो भाई किसी भी स्पेसिफिक क्रिस्टल में डी को आप वेरी थोड़ी कर पाओगे। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, जब कोई चीज सॉलिड के फॉर्म में है तो उसके प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस डी तो क्वांटाइज है ही है, फिक्स्ड है, क्वांटाइज नहीं है, फिक्स्ड कह सकते हो। क्वांटाइजेशन का मतलब तो ये होता है कि डी की कई सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में एक मान लो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लिया आपने, तो उसका डी अब वेरिएबल थोड़ी हो पाएगा यार। एक क्रिस्टल की एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है, उसके हिसाब से डी उसका हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। Yes. क्वांटाइजेशन नहीं है, क्वांटाइजेशन नहीं, जानते हो क्या है ये जो एन आ रहा है इसकी वजह से क्या चीज क्वांटाइज है वो बता दूं, मैं समझ गया आपका डाउट। वो ये कह रहा है कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्ड, मतलब थीटा क्वांटाइज्ड है। आप ये कह सकते हो कि थीटा क्वांटाइज कह सकते हैं। Yes. मतलब कि अगर मैं ओरिजिनल फिगर में जाऊं तो ओरिजिनल फिगर में आप ये कह सकते हो कि हम इस प्लेन से कितने एंगल पर लाइट को भेजें ताकि वो कंस्ट्रक्टिवली रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए आप थीटा की कुछ क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं। बात समझ में आई इसमें? Yes, sir. हाँ, एंगल थीटा क्वांटाइज करिए। क्वेश्चन दिखा देते हैं। बाकी तो ये कोलिस ट्यूब है जिससे एक्सरे निकलती हैं, उसके बाद वो तो मतलब कोई चीज नहीं है, हमारे किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटॉमिक प्लेन्स इन द कैल्साइट CaCO3 इतना, मतलब ये आपको डी दे रखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ब्रैग स्कैटरिंग में फॉर दिस मच एक्सरे, मतलब लैम्डा दे रखा है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 2D साइन थीटा बना,
2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। स्मॉलेस्ट एंगल मतलब आप n को 1 पुट कर लीजिए और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई 2d। लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में है 0.030 और डिस्टेंस भी आपका नैनोमीटर में ही है तो 0.300। तो यहाँ से साइन थीटा। अब उसके बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो थीटा की कुछ वैल्यू आएगी, बट हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है काफी छोटा एंगल बन रहा है ये, है ना? क्योंकि कितना बनेगा यार ये, मेरे ख्याल से ये सीधा सीधा 1/10 है ना, 1/10 ही बना ना, 0.01। सर 1/20 होगा सर, 2D है। कहाँ 2 है? अच्छा तो थीटा 5.7 डिग्री आ रहा है। हाँ 1/20, 1 बहुत छोटा एंगल है तो नहीं, यहाँ तो आपने यूज करे, मैं वैसे बता रहा हूँ यार, पेपर में क्या करोगे, बहुत छोटा एंगल है तो साइन थीटा को आप थीटा भी लिख सकते हो, थीटा बराबर 1/20 डिग्री, 1/20 को रेडियन में कन्वर्ट कर ले, अपना आंसर आ जाएगा। हालांकि आपने कितना बताया वो आंसर मैं लिख ही लेता हूँ, 5.7 डिग्रीज में ना। यस सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको जल्दी से, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये भी देख लो। उसमें एक्सरे यानी कि वेव को डिफ्रैक्ट किया गया है, यहाँ पर पार्टिकल का डिफ्रैक्शन है और पार्टिकल का डिफ्रैक्शन ये कंफर्म कर देता है कि पार्टिकल भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे वेव ने किया है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या किया जा रहा है, जैसे कि ब्रैग लॉ में आप यहाँ पर एक्सरे डालते हो, आप ऐसे समझो, पूरा पूरा सेटअप ऐसे समझो, बट यहाँ पर एक्सरे की जगह इलेक्ट्रॉन लेकर के आओ, एक्सरे की जगह इलेक्ट्रॉन लाओ और वो सिमिलर प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस लगाओ, मतलब आप जो ब्रैग्स लॉ में पढ़ रहे हो यही चीज आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी करी गई है। फर्क इतना है कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन भेजने एक्सरे की जगह पर, और वो इसी लॉ को फॉलो करेंगे, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, कोई सेम कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पर इंसिडेंट बीम है, यहाँ पर कोई क्रिस्टल रखेंगे सॉलिड स्टेट फॉर्म में, और उससे किसी एंगल पर वो बीम स्कैटर होकर जाएंगे, मान लो कोई थीटा एंगल पर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस थीटा पर मिलेगी वो थीटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। इसमें देखो यहाँ पर एक वर्किंग करके रखी हुई है, थोड़ा सा आप ध्यान दो, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट है, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। सिर्फ इतना फर्क है कि लैम्डा को आप डी ब्रोगली से रिप्लेस करोगे, h/m/v से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में डी ब्रोगली वेव लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए h/mv से और रिजल्ट आ जाएगा हमारा। मतलब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में और ब्रैग्स लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस बात का डिफरेंस है कि एक में एक्सरे भेजी गई थी और एक में इलेक्ट्रॉन भेजा गया, बट दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है। तो इसका मतलब जो जैसा बिहेवियर एक्सरे का है वैसा ही बिहेवियर इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव का नेचर है, नहीं तो वो एक्सरे जैसा रिजल्ट नहीं देता हमें। तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में मैक्सिमम डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम डिटेक्शन होगा जब कंडीशन आपकी यही मैच कर जाए, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा में n और लैम्डा को रखा है h/m/v, m/v मोमेंटम है, उसको एनर्जी से रिप्लेस किया डेविसन जर्मर ने। तो 2d साइन ऑफ थीटा इक्वल टू n, h मोमेंटम को रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी, और एनर्जी को चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, कुल मिलाकर के ये लिखेंगे, एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू या फिर थीटा की वैल्यू। तो अगर हमारा थीटा फिक्स है तो डेल्टा वी क्वांटाइज होगा, और अगर डेल्टा वी फिक्स है तो थीटा क्वांटाइज होगा। इनमें से कोई एक चीज क्वांटाइज होगी, या तो पोटेंशियल डिफरेंस क्वांटाइज होगा या फिर थीटा क्वांटाइज होगा। वो डिपेंड करता है कि एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा इसमें हमें। लाइक इस तरीके से। तो अगर हम थीटा को फिक्स करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्वांटाइज है, मतलब कि
किन किन पोटेंशियल डिफरेंसेस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की आएगी वो आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन के थ्रू, और यही चीज यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाई गई है। यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को लिया, मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज फिक्स कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसकी एनर्जी को फिक्स कर रखा है। तो एंगल कैलकुलेट किए जाएंगे जिस एंगल पर और एंगल भी इन्होंने निकाला हुआ है 65 डिग्री। बताए इसमें कुछ फॉर्मूले को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है? मतलब सेम ही प्रोसेस है यार, पूरा पूरा प्रोसेस सेम है इसमें। मतलब जैसे यहाँ पर क्रिस्टल है तो ये क्रिस्टल भी आपका वैसे ही है, FCC वाला क्रिस्टल है। उसी क्रिस्टल में एक्सरे की जगह इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ब्रैग्स लॉ वाली कंडीशन यहाँ भी लगाई गई है, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा वाली कंडीशन। सिर्फ लैम्डा को कैलकुलेट करने का तरीका बदला गया है। तो यहाँ पर एक लैम्डा जो है वो तो आपने कंडीशन से निकाला है, n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, और एक लैम्डा डी ब्रोगली के फॉर्मूले से निकाला जिसमें पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फिर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, मोमेंटम कैलकुलेट करके लैम्डा निकाल रहे हैं h/mv से। मतलब डेविसन जर्बर ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक एंगल को फिक्स कर दिया, वोल्टेज को फिक्स कर दिया और लैम्डा को कैलकुलेट किया, उतना आया। और डी ब्रोगली से फॉर्मूले से उन्होंने लैम्डा को कैलकुलेट किया, दोनों रिजल्ट मैच कर गए, कंफर्म हो गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। इस पे जेई में क्वेश्चंस तो आते नहीं है ज्यादा क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम ही है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा बस लैम्डा को रिप्लेस कर लेना h/mv से, mv को रिप्लेस कर देना है एनर्जी से, एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से। बोले जी ठीक है इसको? Yes, sir. Yes, सर साइन स्क्वायर थीटा होगा सर वैसे तो। कहाँ पे? सर वो जो आपने यहाँ पे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, एक क्वेश्चन तो है ही है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखो बीम ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन है, और देखिए टू ऑब्टेन द न्यूट्रॉन्स विद एनर्जी दे रखी है उनकी। बीम इज पास्ड थ्रू अ क्रिस्टल जिसके एटॉमिक प्लेन्स मतलब डी दे रखा है। एट व्हाट एंगल रिलेटिव टू द ओरिजिनल बीम विल द डिजायर्ड न्यूट्रॉन बी डिफ्रैक्टेड। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन है। आप सीधा सीधा रिजल्ट लगाओगे 2d sin थीटा इक्वल टू n, लैम्डा को लिखेंगे h अपॉन मोमेंटम जिसको रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी, बस डी ब्रोगली से रिप्लेस करना है लैम्डा को। डी दिया हुआ है, थीटा पूछा गया है, n को मिनिमम 1 पुट कर लेंगे, h पता है, मास न्यूट्रॉन का है, एनर्जी भी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, इसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, मतलब 0.50 इंटू कन्वर्ट करोगे 0.050 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, फॉर्मूले पे आ जाएगा, सिंबल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंबॉलिकली तो एक लाइन में आ जाएगा आपका आंसर। और यार ये एक ये है कि अगर एक्सरे को किसी मटेरियल से पास करते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है, जैसे मेडिकल लाइन में आप पढ़ते हो कि बोन्स के थ्रू एक्सरे क्रॉस नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो बॉडी में खाली जगह है वहां से एक्सरे पास हो जाती है। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी मटेरियल से जब हम एक्सरे को पास करेंगे तो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि एक्सरे उस मटेरियल से क्रॉस होगा या नहीं होगा। तो इनका ये कहना है कि अगर हम कोई एक्सरे किसी मटेरियल पे डालते हैं और उसकी कुछ इंटेंसिटी डिफाइन करी गई हो, एक्सरे की कोई एक इंटेंसिटी है जो कि I0 है, तो जब वो एक्सरे उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा और कुछ डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस से पेनिट्रेट कर गया वो, तो वहां पर उसकी इंटेंसिटी बन जाती है I। dx डिस्टेंस और आगे गया, अगर dx और डिस्टेंस आगे गया तो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस करेगी। ये मैकेनिक्स के उस कंसेप्ट के सिमिलर है कि अगर हम किसी बुलेट को किसी बॉक्स के अंदर डालें
इसका जो आइडिया लिया गया वो यहाँ से लिया गया कि अगर एक बुलेट लो m मास और v वेलोसिटी की, और वो बुलेट किसी बैग में जाए, तो जो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ग्रेजुअली फ्रिक्शन की वजह से कम होती चली जाएगी। सेम कंसेप्ट पर ये कह रहे हैं कि एक्सरे के अंदर पार्टिकल नेचर है, तो जब ये पार्टिकल एक मटेरियल के अंदर जाएगा तो ये पार्टिकल कुछ रिटार्डेड टाइप होगा, इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाएगी, एक्स डिस्टेंस पर इंटेंसिटी आई रिड्यूस हो गई, dx और आगे बढ़ गए तो इंटेंसिटी और रिड्यूस करके i माइनस डी हो गई है। मतलब dx डिस्टेंस ट्रेवल करने पर di का लॉस हो रहा है मुझे। और यहाँ पर एक लॉ दिया गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की इंटेंसिटी के लॉस होने का जो रेट है, मतलब कि डी अपॉन डी एक्स, इंटेंसिटी के रिड्यूस करने का लॉस डी बाई डी एक्स, ये प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी आई, और इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को माइनस म्यू से डिनोट करके और बाकी इसको डिराइव कर लिया गया। इस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जेई मेन में यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ऑलरेडी पूछा जा चुका है इसके ऊपर भी। तो ये रिजल्ट आता है I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी है, आई एक्स डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बाद एक्स रे की इंटेंसिटी है, म्यू एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, वो दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में, और एक्स डिस्टेंस। तो अब रिजल्ट्स पे ही चलो, और क्वेश्चन इसके ऊपर भी है। लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, मतलब ये जो 4.9 देख रहे हो ये म्यू की वैल्यू है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेज यानी कि ओरिजिनल इंटेंसिटी कह लीजिए, और रिलेटिव इंटेंसिटी निकालनी है जब वो 10 सेंटीमीटर यानी एक्स पास कर जाए। तो लगा दें आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स का फॉर्मूला, आई नॉट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फॉर्म में रखेंगे, ई टू द पावर माइनस म्यू की वैल्यू 4.9 और एक्स की वैल्यू 0.1। अब इसमें लॉग टेबल से कैलकुलेट करना होगा, तो इसमें भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन का नहीं आएगा। और एक ये बचे 2-3 पॉइंट्स और हैं, इनको भी कम तक खत्म कर दें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही कुछ क्वेश्चंस और भी जेई मेन में आते हैं, मतलब टॉपिक छोटा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मतलब एग्जॉस्ट डिटेल में चले गए हैं हम लोग। तो ये तो हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं जो पहले डिराइव किए गए हैं। जैसे एक पूछते हैं कि इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट निकालने के लिए हमेशा एक कंसेप्ट लगाओगे, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम यानी चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। चार्ज अपॉन टाइम में 1 अपॉन टाइम को हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दिया है, तो चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन से हम निकालेंगे ऑर्बिटल करंट, अगर किसी क्वेश्चन में पूछते हैं तो। अगर कहीं पर पूछते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिज्म के अंदर बताएंगे हम इसके बारे में, मैग्नेटिज्म में इसको और डिटेल में लेके जाएंगे। बट टाइम बिंग आपको इतना बता दें कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है किसी सर्कुलर लूप के लिए, वो होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, आई इंटू ए। तो आई इंटू ए में आई को हम लिखेंगे चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन जो बोर मॉडल में कैलकुलेट हो जाती है, और एरिया को पाई इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस के लिए भी बोर मॉडल में रिजल्ट है और फ्रीक्वेंसी के लिए भी बोर मॉडल में रिजल्ट है, तो इन सबको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। और एंगुलर मोमेंटम से इसका जो रिलेशन निकालने को देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को नॉर्मली म्यू या फिर एम से डिनोट करते हैं कहीं कहीं पर, एम और म्यू से, और इसका एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन विद द एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है करंट इंटू एरिया, करंट है चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्पीड डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है वो,
पाई और पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा यहाँ पर EVR डिवाइडेड बाई 2। इसको और रिप्लेस करेंगे तो m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और MVR एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L है जिस पर क्वांटाइजेशन का रूल है। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बनती है E डिवाइडेड बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम L, जिसको कि क्वांटाइजेशन रूल में NH बाई 2 कहा गया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन विद द एंगुलर मोमेंटम, म्यू इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को रिप्लेस करो क्वांटाइजेशन से तो NH डिवाइडेड बाय 2 ये इसके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। और h बाई 2 को जैसे कि h बार से डिनोट किया जाता है तो कहीं कहीं पर ये भी लिख सकते हो इसको NE अपॉन 2m और h बार। और एक हो सकता है ये पूछ ले आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्किल का रिजल्ट याद करना होगा। सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। करंट को रिप्लेस करने के लिए चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, और रेडियस के लिए तो आप रिजल्ट है बोर मॉडल में Rn वाला। ये मतलब सारी जितनी पॉसिबिलिटीज निकल के आ पा रही थी बोर मॉडल से, जितने भी हो सकते थे क्वेश्चंस, वो सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ न्यूक्लियस वाला चैप्टर आपका बचा हुआ है करने को। बाकी सिलेबस का वेट कर रहे हैं हम लोग। सिलेबस क्लियर हो तो सेमीकंडक्टर के बारे में सोचे थोड़ा, क्योंकि उसका सिलेबस एनसीईआरटी ने जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह रिड्यूस कर दिया है, तो वेट कर रहे हैं जेईई मेंस के सिलेबस को डिक्लेयर कर दे, देखते उसमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है अभी। सर वो आएगा कब? बच्चे